नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कानून के एक महत्वपूर्ण एक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पर डिस्कस करेंगे। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यूपी जुडिशरी के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के बारे में देखते हैं। ये एक्ट 1961 का एक्ट नंबर 28 है। इसमें दो महत्वपूर्ण संशोधन 1984 और 1986 में किए गए हैं। 1984 का अमेंडमेंट 2 अक्टूबर 1985 को और 1986 का अमेंडमेंट 19 नवंबर 1986 को इन्फोर्समेंट हुआ। सेक्शन 1 कहता है इसमें से बेसिकली नेम, एक्सटेंट एंड इन्फोर्समेंट की बात करता है। नेम हम सभी जानते हैं, इसका नेम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। इसका एक्सटेंड कहाँ है? ये होल इंडिया में एक्सटेंड करता है, लागू होता है। और इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 1961। सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 बताता है डाउरी के बारे में। डाउरी कब मानी जाएगी? जब कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या की जाती है? गिवन दी जाती है, या एग्री टू गिवन, या देने के लिए सहमत हो जाती है। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसे दी जाती है या किसके द्वारा दी जाती है? वन पार्टी ऑफ मैरिज टू अदर पार्टी ऑफ मैरिज, और पेरेंट्स ऑफ वन पार्टी ऑफ मैरिज टू पेरेंट्स ऑफ अदर पार्टी ऑफ मैरिज। मैरिज की एक पार्टी के पेरेंट्स द्वारा मैरिज की दूसरी पार्टी के पेरेंट्स को या एनी अदर द्वारा एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज, या बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, तब उसे कहेंगे डाउरी के अंतर्गत वो आएगा। फिर से समझते हैं इसको। जब कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, मैरिज के एक पार्टी द्वारा मैरिज की दूसरी पार्टी को, या फिर एक पार्टी के पेरेंट्स द्वारा दूसरी पार्टी के पेरेंट्स को, या एनी अदर द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन की जाती है या एग्री टू गिवन की जाती है, तो उसे डाउरी कहते हैं। अब जो सेक्शन 2 में बताया गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, इसे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि यहाँ पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी का वही मतलब होगा जो इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 30 में दिया गया है। अब कहते हैं कि ये कौन डाउरी के अंतर्गत नहीं आएगा, तो कहा गया डोवर और मेहर विच इज मेंशन इन मुस्लिम लॉ। जो मुस्लिम लॉ में डोवर और मेहर को मेंशन किया जाता है वो डाउरी के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। मतलब मेहर को देना या लेना डाउरी नहीं मानी जाएगी। अब सेक्शन 3 के बारे में आते हैं। सेक्शन 3 कहता है कि पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग द डाउरी। डाउरी को लेने और देने के लिए पनिशमेंट क्या दिया जाएगा, और कब मानेंगे कोई व्यक्ति डाउरी दे रहा है या डाउरी सेक्शन 3 के अंतर्गत अफेंस कर रहा है। When any person takes, gives और abets, जब कोई पर्सन देता है, लेता है या अबेट करता है, या अबेट टू टेक और गिव क्या करता है, तो उसे 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, 15,000 फाइन, या वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विच मोर, इतना उसको पनिश किया जाएगा। मतलब जब कोई व्यक्ति कोई डाउरी टेक करता है, गिव करता है और अबेट करता है, तो उसे पनिश किया जाएगा 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 15,000 आर वैल्यूएबल ऑफ डाउरी। मतलब 15,000 जुर्माना या वैल्यू ऑफ डाउरी, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उतने फाइन से उतना फाइन उस पर इम्पोज किया जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं कि बच्चा एक आदमी गया गांव में, बोले दादाजी लड़कवा की शादी करोगे? बोले हाँ करेंगे, लेकिन 10 लाख से कम नहीं लेंगे क्योंकि लौंडवा लेखपाल है। तो दादाजी 10 लाख शादी में लिए और 10 लाख दिए। अब उसके बाद जब डाउरी के लिए पनिशमेंट देने की बात आएगी, तब जज साहब से दादाजी अगर ये कहें कि भैया हमको 15,000 फाइन लगा दो,
तो कोर्ट बोलेगा भैया लेते समय तो सीना चौड़ा करके बोले थे 10 लाख लेंगे और 10 लाख लिए, 1 रुपया कम नहीं किए, तो हम काहे फाइन में कमी कर दें, हम भी 10 लाख फाइन लगाएंगे। मतलब अगर 15,000 तक के कम की कोई डाउरी ली गई है तो उससे 15,000 रुपए से जो है फाइन लगाया जाएगा, और 15,000 से ऊपर डाउरी ली गई है तो उस डाउरी की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा, उसमें से जो ज़्यादा होगा वही इम्पोज किया जाएगा। आगे कहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, मतलब कब व्यक्ति को इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, वो इसी सेक्शन में आगे बताया गया है कि नॉट अप्लाई ऑन द प्रेजेंट्स, कोई भी जो है व्यक्ति पर दंडित नहीं किया जाएगा, नहीं पनिश किया जाएगा जब उसे कोई वस्तु लेता है या देता है एट द प्रेजेंट, कोई उपहार के रूप में उसे कोई चीज़ मिलती है या कोई उपहार के रूप में देता है, कैसा, विदाउट डिमांडिंग, बिना डिमांड किए हुए वो देता है या लेता है, तो उसे प्रेजेंट माना जाएगा और उस पर जो है सेक्शन 3 क्लॉज 1 इम्पोज नहीं हुआ जाएगा, मतलब उसे सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंतर्गत पनिश नहीं किया जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात है, भैया 10 लाख तो दहेजवा ले लिया चाँप के, जब मुकदमा में जो है बन गए एक्यूज, तो कोर्टवा में कह रहे हैं कि भैया हमको तो 10 लाख हम मांगे नहीं, तो हमको ससुर जी ने गिफ्ट के रूप में दे दिया था, तो क्या उसका ये डिफेंस माना जाएगा? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सिर्फ आप उनके कह देने से उसे प्रेजेंट नहीं मानेगा। प्रेजेंट तब माना जाएगा जब वो विदाउट डिमांडिंग हो, बिना डिमांड किए हुए उसे मिला हो, और दूसरा वो लिस्ट प्रिपेयर की गई हो। अब उसे कब माना जाएगा? जब द डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट ऑफ द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रूल 1985 में ये रूल बनाया गया इस एक्ट के अंतर्गत, और इस रूल में लिखा गया है कि जब कोई प्रेजेंट दिया जाएगा और लिया जाएगा तो वो कैसे दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, उसकी लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, कौन साइन करेगा। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर लिस्ट प्रिपेयर की गई है और उस लिस्ट में वो मेंशन है, तब उसे गिफ्ट माना जाएगा, सीधा कह देने से नहीं मान लिया जाएगा। तो ये अब आप लोगों को देखें, हम एक और तरीका बता दें कि अब अपने बिहावा में दहेज वहेज लेना तो उसके गिफ्ट वाली लिस्ट में मेंशन करवा के साइनवा करा देना लड़की या लड़के के बापुआ से, अपने खुद कर देना, तब वो आपको डाउरी पे जब मुकदमा करेगी तब जज साहब को लिस्टिया दिखाओगी कि भैया हम तो मंगवे नहीं थे, ये अपने मन से 10 लाख हमको दे दिए हैं, तब आपका बेस्ट डिफेंस हो जाएगा। तो मतलब प्रेजेंट कहने मात्र से नहीं मान लिया जाएगा, उसे उस रूल के अकॉर्डिंग उस प्रिपेयर्ड की गई लिस्ट में वो मेंशन होना चाहिए, वो साइन होना चाहिए बाय द बोथ पार्टी, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, और ब्राइड और ब्राइडग्रूम चाहे तो अदर रिलेटिव से भी जो है साइन करा सकता है। ये चीज़ आपको रूल में मिलेगी अगर रूल आप पढ़ेंगे, द डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट ऑफ द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल 1985। अब आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बेसिकली जो है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग ऑफ डाउरी किया गया। सेक्शन 3 में कहा गया था पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। वहाँ दादाजी 10 लाख रुपए पा गए थे, उसके बाद मुकदमा लड़े थे, और यहाँ तो पैसों नहीं पाएंगे और मुकदमों लग जाएगा। जैसे ही वो लड़का पूछा कि दादाजी लड़कवा का ब्याह करेंगे, दादाजी सीना चौड़ा करके बोले कि हाँ करेंगे, लेकिन लेंगे तो 10 लाख लेंगे बाबूजी, और जैसे ही बोले 10 लाख वैसे सेक्शन 4 का मुकदमा। मतलब और इसमें पनिशमेंट कितना है? मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 2 ईयर, और फाइन 10,000 का है सेक्शन 2 के अंतर्गत। मतलब अब कोई भैया देखवा को ना तो हिसाब से कह देना, अपने पिताजी को बता दें कि बाबूजी हिसाब से दहेजवा मांगे, क्योंकि जैसे बोलोगे 10 लाख वैसे सेक्शन 4 है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 के पहले सेक्शन 4A। सेक्शन 4A में एडवर्टीजमेंट को बैन किया गया है, बैन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट किसका एडवर्टीजमेंट दिया गया? ऑफर। जब कोई व्यक्ति ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है? शेयर हिज प्रॉपर्टी और मनी। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी या शेयर जो है मनी को शेयर करता है, या बोथ
प्रॉपर्टी और मनी थ्रू एडवर्टीजमेंट करता है। कैसे? वेयर, कहाँ करता है एडवर्टीजमेंट? एनी न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जर्नल और अदर मीडिया। उसको कैसे करता है? प्रिंट करा के, पब्लिश करा के, उसको सर्कुलेट करके। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी किसी प्रॉपर्टी या कोई मनी को या दोनों को किसी न्यूज़पेपर, पीरियोडिक, जर्नल या अदर मीडिया को द्वारा प्रिंट, पब्लिश या सर्कुलेट करके एडवर्टीजमेंट करता है, तो कहा जाएगा कि वो डाउरी का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जो सेक्शन 4A में बैन किया गया है। अच्छा, बैन तो कर दिया है, लेकिन जब बैन कर दिया तो पनिशमेंट होगा, तो इसी सेक्शन में आगे पनिशमेंट दिया गया है कि भैया ये एडवर्टीजमेंट तो बैन है, लेकिन फिर भी कोई न माने तो कहते हो भैया 6 मंथ में जो है सिर्फ 5 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 15,000, और जो फाइन 15,000 तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन इसी सेक्शन में आगे कहता है कि इसी सेक्शन में कहता है कि 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, लेकिन कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो 6 मंथ से कम पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन जब भी वो 6 मंथ से कम पनिशमेंट देगा तो क्या करेगा? स्पेशल रीजन रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। ऐसा नहीं कोर्टवा के मुंह में आया, सब अपने मूड में आया, अपने मन से शुरू हो गई, भैया जाओ हमारे रिश्तेदार हो, चलो 2 महीना की सजा लो। वैसे ऐसा कोर्ट करती नहीं, मैं एक समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करेगी। यानी कि जब भी उसे 6 मंथ से कम पनिशमेंट देना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट, तो अपने जजमेंट में वो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आखिर वो कौन सा रीजन था, वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से इस एक्यूज को मिनिमम पनिशमेंट से भी कम पनिशमेंट दिया जा रहा है। ये हो गया सेक्शन 4, ये हो गया सेक्शन 4A। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 में बेसिकली सिंपल सा बताया गया है कि एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वाइड। मतलब कोई भी डाउरी को लेने के लिए या देने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वाइड होगा। ये सेक्शन 5 में वाइड बता दिया, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि अगर ये सेक्शन 5 में ये चीज़ ना दी हुई होती, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वाइड, तो क्या तब भी ये वाइड होता? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 क्या कहता है बाबू? सेक्शन 6 कहता है कि डाउरी टू बी फॉर बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर हियर्स। मतलब जो डाउरी दी जाएगी वो वाइफ के या उसके हियर, ये उत्तराधिकारी के बेनिफिट के लिए होगी। ये मतलब क्या है, ये ज़रा नहीं समझ में आ रहा। इस सेक्शन को ज़रा गौर से समझते हैं कि भैया अभी तक तो कहते डाउरी लेना, देना, डिमांड करना और एडवर्टीज करना सब तो पनिशेबल कर दिया। अब यहाँ बेनिफिट फिर क्या डाउरी का आ गया, देखते हैं। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 कहता है कि डाउरी रिसीव पर्सन अदर देन द वुमेन सेल ट्रांसफर टू द। मतलब समझते हैं, डाउरी रिसीव पर्सन अदर देन वुमेन सेल ट्रांसफर टू द वुमेन। मतलब जब डाउरी दी जा रही है तो उस डाउरी को उस महिला के अलावा कोई व्यक्ति रिसीव करता है वो डाउरी। मतलब जैसे समझो कि लड़कियां विदा होने लगी, बहुत सारा दहेज धन दौलत सब जा रहा है, वो रिसीव करके ससुराल में गई, लड़कियां को कुछ मिलवा नहीं, मैं सास हो गई मालकिन, ठीक है। तो उस डाउरी को उस वुमेन ने नहीं पाया, मतलब उसके बपुआ ने दिया और फिर भी वो उसको नहीं मिला। तो ये सेक्शन कहता है कि वो अगर डाउरी जो है दी गई है और उसे उस वुमेन के अलावा कोई रिसीव करता है तो ये उसकी लाइबिलिटी होगी रिसीव करने वाले की, कि वो डाउरी जो मिली है उसमें वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनी प्रॉपर्टी वो उस वुमेन को ट्रांसफर कर दिया जाए, उसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। आप समझते हैं
ये तो हो गया भैया, उसको देना पड़ेगा, लेकिन वो कब देना पड़ेगा भैया? यहाँ से लड़कियाँ गई ससुराल में, सास हो गई मालकिन, सब डाउरी वाउरी रिसीव कर लिया, अब उससे बोला जाता है कि दो भैया ट्रांसफ़र करो, तो कहेगी भैया कल कर देंगे, 1 महीना रुक जा, थोड़ा समझ लो तो कर देंगे। तो ऐसा नहीं, उसके लिए टाइम पीरियड भी मेंशन किया गया है इसी सेक्शन में आगे, इसी सबसेक्शन जो है सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में के ए, सेक्शन 1 के ए में ये मेंशन किया गया है। ये नहीं कि 4 साल तक टहलाते रहो भैया मिल जाएंगे, बहुरिया बेकूफ बनी भैया, आज कल अम्मा देंगी, परसों अम्मा देंगी, अम्मा चबिए नहीं दे रही बक्सा को उसको। तो उस वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लेकिन कब करना पड़ेगा? ये टाइम पीरियड है, इसकी 3 कंडीशन दी हैं: बिफोर द मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज और व्हेन वुमेन्स माइनर। मतलब 3 कंडीशन ये है कि अगर वो डाउरी रिसीव की गई है मैरिज के पहले, या फिर वो डाउरी रिसीव की जाएगी मैरिज के समय या मैरिज के बाद, या फिर वो डाउरी जो है रिसीव की जाती है व्हेन वुमेन्स माइनर, जब वुमेन माइनर थी तभी डाउरी रिसीव कर दी गई है। तो मतलब 3 कंडीशन: बिफोर, जब डाउरी मैरिज के बिफोर जो है रिसीव की जाती है, या जब डाउरी एट द टाइम ऑफ मैरिज या आफ्टर में रिसीव की जाती है, या डाउरी वुमेन जब माइनर थी तभी वो डाउरी रिसीव कर ली जाती है। तो इन तीनों कंडीशन में उस डाउरी को रिसीव करने वाले व्यक्ति को कब से कितने दिन बाद तक उसे देना पड़ेगा। तो जब बिफोर मैरिज की कंडीशन में कहता है कि 3 months आफ्टर द मैरिज, डेट ऑफ मैरिज। मतलब अगर कोई डाउरी अगर बिफोर द मैरिज रिसीव की जाती है तो वो डाउरी मैरिज के डेट के से 3 महीने के अंदर उसको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी वुमेन को। सेकेंड कंडीशन कहता है कि अगर वो डाउरी मैरिज के समय या मैरिज के बाद रिसीव की जाती है तो 3 months आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्टेंट, तो जिस दिन वो डाउरी रिसीव की जाती है उसके 3 महीने के अंतर्गत उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, जब वुमेन माइनर थी तभी जब डाउरी रिसीव कर दिया जाता है, तब भी 3 month के अंतर्गत जो है उसको डाउरी ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन 3 month कब से जोड़ा जाएगा? आफ्टर द अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, जब वो माइनर वुमेन 18 ईयर की जो है एज को अटेंड कर लेती है तब से 3 महीने के अंदर, यानी कि 18 साल 3 महीने की जब हो जाएगी तो दंड से कहेगी कि अम्मा हमको दे दो अब भैया मेरी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये तो हो गया, उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और बड़ी ढीठ सास है तब भी ना दे तो सेक्शन 2 कहता है कि इफ़ एनी पर्सन फेल, अगर वो फेल हो जाता है वो डाउरी की वैल्यू प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करने में, तो कहती है कि 6 से 2 month तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है एंड फाइन टू 10 जो है 5,000 to 10,000 तक जो है उसको फाइन लगाया जा सकता है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब या तो जो है 6 month से 2 साल तक पनिशमेंट, या 5 से 10,000 तक फाइन, या दोनों इम्पोज किया जा सकता है। कब? जब सेक्शन 1 में रिसीव करने वाला पर्सन उस डाउरी की प्रॉपर्टी को वापस करने में फेल हो जाता है तब। अब आते हैं बच्चा, वेयर वुमेन डाइज, सेक्शन 3 कहता है कि जब वो वुमेनवा रिसीव करने के, जो वो वुमेन थी, जो महिला थी, वो डाउरी की प्रॉपर्टियाँ रिसीव करने के पहले ही मर जाती है, निपट जाती हैं, तो क्या है, तब वो कौन हो रहा है? तब इस कंडीशन में उस महिला के हियर शैल बी इंटाइटल, तब उस महिला के जो उत्तराधिकारी होंगे वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराने के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। मतलब अगर ससुआ सोचे कि बहुरिया मर जाए तो हम इस डाउरी को ट्रांसफ़र करने से बच जाएंगे, तो हमारा सेक्शन 6 का क्लास 2 कहता है कि नहीं अम्मा, तुम तब नहीं बचोगी, तुम लालची हो भाई। अगर मर गई आपकी बहू तब उसके जो हियर होंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे, उसे वो वैल्यू तब भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी आपको।
आगे आते हैं। अब इसी से सब क्लास 3 के आगे करता है कि वेयर वुमेन डाइज विद इन द 7 ईयर अदर देन द नेचुरल डेथ, अगर वो महिला जो है डाई हो जाती है 7 साल के अंदर ही जो है डाई हो जाती है, और वो भी अदर देन नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ जो है अप्राकृतिक मृत्यु से डाई हो जाती है, तब उस जो है डाउरी की प्रॉपर्टी को कौन ले सकता है कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उस डाउरी की प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र करा सकता है उसका माता पिता, और अगर उसके बच्चे हैं तो वो बच्चे उस डाउरी की प्रॉपर्टी को पाने के अधिकारी हो जाएंगे। और सेक्शन 3 कहता है कि यदि यहाँ पर फेल हो गया, मतलब सेक्शन 1 में फेल हुआ तो सेक्शन 2 में पनिशमेंट, सेक्शन 2 भी पनिशमेंट के बाद ये तब भी नहीं हुआ, और जो है ये सेक्शन 3 भी अप्लाई हो जाता है, मतलब वो महिला मर भी जाती है यहाँ के बाद, तब कहता है तब तुमको हम पनिशमेंट बढ़ा देंगे थोड़ा सा, मतलब फेल टू सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, यानी कि ऊपर के तीनों प्रोविजंस में अगर वो फेल होता चला जाता है ट्रांसफ़र करने में, तो सेक्शन 3A में उसको पनिश किया जाएगा। सॉरी, सेक्शन 3A में उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। कितना फाइन इम्पोज किया जाएगा? जो यहाँ पर फाइन था सेक्शन 2 में 5,000 to 10,000 रुपी, वहाँ अब फाइन हो जाएगा इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये उसके ऊपर फाइन इम्पोज की कर दी जाएगी। आगे आते हैं सेक्शन 3 पर, सेक्शन 3 बोल रहे हैं, सेक्शन 6 के बाद आएंगे हम सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ये तो सब ठीक है, ये पनिशेबल है, ये पनिशेबल है, ये पनिशेबल है, ये पनिशेबल, सब तो पनिशेबल हो गया, लेकिन भैया पनिशेबल है तो उसका कॉग्निजेंस भी तो कोई लेगा। तो क्या कहता है इसको सेक्शन 7 क्या कहता है कि बाई होम, कौन लेगा जो है कॉग्निजेंस? तो कहता है या तो MM लेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेगा, या फिर JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा। सेक्शन 7 का सेक्शन 1 कहता है कि नो कोर्ट इन्फीरियर, कहता है कि नो कोर्ट इन्फीरियर, कोई भी कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट, किसके इन्फीरियर? मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब सिर्फ जो है मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से छोटा कोई कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेगा, या JMFC लेगा, या इससे कोई ऊपर कोई मजिस्ट्रेट लेगा, मतलब इससे छोटा कोई कोर्ट जो है इस मामले का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो पहला तो हो गया कौन लेगा जो है कॉग्निजेंस? नो कोर्ट इन्फीरियर देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये हो गया। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन, कब लेगा? भैया उसके मन में आएगा कॉग्निजेंस तो ले लेगा, हाँ ले लेगा। देखते हैं कब लेगा। ओन नॉलेज, पहले कहता है कि ओन नॉलेज, अपने नॉलेज के आधार पर कॉग्निजेंस ले सकता है, और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी जो है ले सकता है। फिर कहता है पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स, यानी कि उस जो एग्रीव पर्सन है उसके पेरेंट्स या उसके अदर रिलेटिव की कंप्लेंट के बेस पर भी ले सकता है, या आप एग्रीव पार्टी के बेस पर, या RWO का मतलब यहाँ पर होगा रिकॉग्नाइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा। मतलब इन 5 लोगों के आधार जो है कंप्लेंट के आधार पर जो है वो कॉग्निजेंस लेगा। तो इसको फिर से देखते हैं, कौन कंप्लेंट लेगा? नॉट इन्फीरियर, MM और JMFC। कब लेगा? ओन नॉलेज, पुलिस रिपोर्ट, या एग्रीव पर्सन, कंप्लेंट ऑफ एग्रीव पर्सन, या पेरेंट्स ऑफ एग्रीव पर्सन, या रिकॉग्नाइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, वो कहता है कि जो है रिकॉग्नाइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा? मतलब ऐसा रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन जो रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि कोई भी संस्था आए, कल्याणकारी संस्था कह दे कि हम कल्याणकारी संस्था है वुमेन के लिए, और वो उसको कंप्लेन कर दे, यानी कि जो
रिकॉग्नाइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन होगा, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हवा में नहीं होगा कि कोई भी आ जाए रिकॉग्नाइज करा दे। फिर सेक्शन 7 का सब क्लास 2 कहता है चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई, मतलब इस एक्ट के किसी प्रोविजन पर चैप्टर 36 सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगा। अब चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है? चैप्टर 36 ऑफ द सीआरपीसी कहता है लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन सर्टेन ऑफेंसेज, मतलब चैप्टर 36 कहता है कि कुछ विशेष प्रकार, कुछ अपराधों, कुछ निश्चित अपराधों के संज्ञान लेने की समयावधि क्या होगी उसके बारे में बताएं। मतलब इस सेक्शन के किसी भी ऑफेंसेज की जो है किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं लगाया गया है उसके कॉग्निजेंस पर। सेक्शन सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि स्टेटमेंट मेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू अ प्रोसिक्यूशन। सॉरी सेक्शन 7 का जो है सब सेक्शन 2 कहता है कि चैप्टर 36 जो है अप्लाई नहीं होगा। चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। आगे आते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 कहता है कि इस एक्ट के जो भी ऑफेंसेज होंगे वो क्या होंगे? कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बिलेबल होंगे एंड नॉन कंपाउंडेबल है। यानी इस सेक्शन ऑफेंसेज टू बी द कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, ये सेक्शन 8 कह रहा है। अब सेक्शन 8A कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेज। बर्डन ऑफ इस सेक्शन के कुछ सर्टेन, सारे पूरे एक्ट पे नहीं, फिर से कहा बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेज। इस सेक्शन के कुछ केसेस में जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? तो कौन सा होगा? prosecuted under the section 3 or 4 burden of proof on accused, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रोसिक्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 3 और 4। जो सेक्शन 3 क्या कहता है? पेनल्टी फॉर टेकिंग और गिविंग द डाउरी, और सेक्शन 4 कहता है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग ऑफ डाउरी। मतलब अगर कोई किसी के ऊपर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का मुकदमा लगा है जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, तो वो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होगा। लेकिन अगर 3-4 के अलावा सेक्शन 4A, सेक्शन 5 में जो है जो अगर लग गए हैं, मतलब जो बैन ऑफ एडवर्टीजमेंट 4A है, या सेक्शन 6 में जो है पनिशमेंट दिया गया है, सेक्शन 6 में भी दिया गया है डाउरी टू बी फॉर बेनिफिट ऑफ वुमेन और हियर, जब कोई जो है डाउरी की प्रॉपर्टी वुमेन को ट्रांसफर करने के लिए उसमें जो पनिशमेंट दिया गया है जो है उसके लिए जो है बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर नहीं होगा। इन मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होगा। मतलब सेक्शन 3 और 4 में अगर पनिशमेंट दिया जा रहा है, सेक्शन 3 और 4 में अगर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होगा। लेकिन अगर सेक्शन 4A और सेक्शन 6 के अंतर्गत किसी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर न होकर प्रोसिक्यूशन पर हो जाएगा। आगे आते हैं सेक्शन 8B। सेक्शन 8B सिंपल कहता है डीपीओ के बारे में, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में सेक्शन 8B बताता है। तो सेक्शन 8B में क्या बताया गया है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट डीपीओ फॉर द स्पेसिफिक एरिया, मतलब इस डीपीओ को कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कितने डीपीओ की? जितना वह उचित समझे, एज ही थिंक फिट फॉर द स्पेसिफिक एरिया, किसी विशेष एरिया के लिए जितने डीपीओ वो उचित समझे उतने डीपीओ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ द एक्सरसाइज बाय डीपीओ। अब जो है क्या करेगी? सेक्शन 8B का 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अपॉइंट द डीपीओ, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है 8B का? पावर एंड फंक्शन एक्सरसाइज बाय डीपीओ। डीपीओ के द्वारा कौन से पावर एंड फंक्शन एक्सरसाइज किए जाएंगे? पावर एंड फंक्शन एक्सरसाइज बाय डीपीओ। अब सब क्लॉज 2 का A क्या कहता है?
टू सी द प्रोविजंस और कंप्लाई, क्या कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 का ए, कि उस डीपीओ का कार्य होगा कि वो देखे कि इस एक्ट की प्रोविजंस का कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही, उसका पालन कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। और सेक्शन बी कहता है टू प्रिवेंट टेक और अबेट द डिमांड ऑफ डाउरी, मतलब एक तो काम हो गया कि उसका पालन करवाना एक्ट की प्रोविजंस का, और दूसरा कह रहा है कि टू प्रिवेंट द टेक एंड अबेट ऑफ एंड डिमांड ऑफ डाउरी, कि डाउरी को लेने, मांगने या उसके अबेटमेंट को प्रिवेंट करना, मतलब उसको प्रिवेंटिव पावर भी दिया जा रहा है। और तीसरा दिया गया है टू कलेक्ट द एविडेंस, मतलब इन्वेस्टिगेशन का भी पावर दिया रहा है। कोई ऐसा एविडेंस जो इस मामले को प्रूव कर सकता है, इस सेक्शन में प्रोसिक्यूट किए गए अक्यूज को सजा दिलाने में साबित एविडेंस की जरूरत होगी, तो उस एविडेंस को कलेक्ट कर सकता है। मतलब डीपीओ के 3 पावर हैं, टू सी द प्रोविजंस और कंप्लाई, टू प्रिवेंट द टेक एंड अबेट डिमांड, टू प्रिवेंट टेक अबेट और डिमांड ऑफ डाउरी, या टू कलेक्ट द एविडेंस। ये 8B कह रहा है। अब आते हैं सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। सेक्शन 9 और 10 में पावर टू मेक रूल के बारे में बताया गया है। सेक्शन 9 में बताया गया है, सेक्शन 9 में बताया गया है सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने का पावर है, और सेक्शन 10 में जो है स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाने का पावर है। अब कौन सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर रूल बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किस पर रूल बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी फॉर्म अ मैनर पर्सन बाय हुम एनी लिस्ट प्रेजेंट रेफर्ड इन 3 क्लॉज 2। 3 के क्लॉज 2 में जो लिस्ट प्रिपेयर करने का मैनर है, वो क्या तरीका होता है, उसके संबंध में रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसमें बना है? टू बेटर कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। और इस प्रोविजन को क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, फॉर पॉलिसी और एक्शन, और बेटर एक्शन के लिए, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो है रूल बना सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है। अब स्टेट गवर्नमेंट किस पर रूल बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को 2 रूल बनाने का पावर है, एडिशनल फंक्शन और परफॉर्म बाय द डीपीओ अंडर सेक्शन 8B क्लॉज 2। 8B के क्लॉज 2 में बताया गया है एडिशनल फंक्शन के बारे में। यहाँ देखते हैं 8B क्लॉज 2, टू परफॉर्म द एडिशनल फंक्शन ऑफ असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब 8B के क्लॉज 2 में जो एडिशनल फंक्शन ऑफ डीपीओ के बारे में रूल बनाने का पावर किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को है। अब सेक्शन 8 क्लॉज 2 में बताया गया है पावर एंड फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज बाय द डीपीओ, और जो 8.2 में बताया गया उसमें उसी में बताया गया कि अगर जो दिया गया उससे अतिरिक्त तो कोई पावर एंड फंक्शन कोई जो है देना चाहती है, कोई पावर देना चाहती है डीपीओ को, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर रूल बना सकती है। और किस पर रूल बना सकती है? लिमिटेशन एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच डीपीओ में एक्सरसाइज 8B3। और क्या कहता है? 8B3 के अंतर्गत लिमिटेशन और कंडीशन के संबंध में जो है काम बना सकते हैं। 8B3 क्या कहता है? 8B3 कहता है पुलिस ऑफिसर टू डीपीओ में कन्फर्म, क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर्म पावर, स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू डीपीओ एक्सरसाइज सच पावर अकॉर्डिंग टू द रूल। यानी कि इस पर जो लिमिटेशन जो है डीपीओ को जो पुलिस ऑफिसर्स को जो पावर दे जाते हैं, उसके लिमिटेशन और कंडीशन से संबंधित रूल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन जो है एक्ट कंप्लीट हो गया। छोटा सा एक्ट था, 10 सेक्शन का एक्ट था। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। इसमें क्या है? सेक्शन 1 में कहा गया है, सेक्शन 1 में कहा गया है नेम, डीपी एक्ट होगा, एक्सटेंट होगा, होल इंडिया पे होगा। 1 जुलाई 1961 से इन्फोर्समेंट आ गया। 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए 1984, 1986, जो 1984 2 अक्टूबर 1985 को और 1986 19 नवंबर 1886 को इन्फोर्समेंट पे आया। सेक्शन 2 डाउरी के बारे में बात करता है। डाउरी क्या होती है? कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो किसी पार्टी के, एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को, पेरेंट्स, एक पार्टी के पेरेंट्स द्वारा दूसरे पार्टी को, पेरेंट्स को, अदर को, एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन और एग्री टू गिवन, डाउरी हो जाता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का
मीनिंग जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ IPC हो जाएगा। एक्सेप्शन में डोवर को, मेहर को जो है डाउरी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 3 में जो है पेनल्टी ऑफ गिविंग और टेकिंग डाउरी है, कितना पनिशमेंट है, 5 ईयर, 15,000 या वैल्यू ऑफ डाउरी में से जो अधिक होगा उतना फाइन हो जाएगा। आगे देखते हैं सेक्शन 4 कहता है कि पेनल्टी ऑफ डिमांडिंग डाउरी 6 मंथ से 2 ईयर तक जो है पनिशमेंट हो जाएगा, 10,000 फाइन हो जाएगा। सेक्शन 4A कहता है, सेक्शन 4A कहता है बैन ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट को डाउरी को एडवर्टीजमेंट को बैन किया गया है। अगर जो है एडवर्टीजमेंट करता है उसे 6 मंथ से 5 ईयर तक पनिशमेंट दिया जा सकता है या 15,000 तक का जो है फाइन दिया जा सकता है। सेक्शन 5 कहता है एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग द डाउरी के बारे में बात करता है। एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वाइड कहता है। सेक्शन 6 कहता है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ या उसके हियर के बेनिफिट के लिए जो है डाउरी जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। अब सेक्शन 6 में 3 पार्ट दिए गए हैं। डाउरी रिसीव पर्सन अदर देन सेल ट्रांसफ़र टू द वुमेन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कितने, 3 मंथ के अंतर्गत ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, कब से, अगर बिफोर मैरिज हुआ है तो आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, और अगर मैरिज के टाइम या मैरिज के बाद जो है डाउरी रिसीव की गई है तब भी 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव, जिस दिन से जो है डाउरी रिसीव की जाती है उससे 3 महीने के अंदर दिया जाएगा। और अगर वुमेन माइनर थी तब डाउरी रिसीव कर दी गई है, तब जब वुमेन 18 ईयर की हो जाती है तब उसे डाउरी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सेक्शन 2 कहता है कि अगर सेक्शन 1 में फेल होता है तो उसे 6 मंथ से 2 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट, 5,000 से 10,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 3 कहता है अगर वुमेन 6 क्लास 3 कहता है कि वेयर वुमेन डाइज बिफोर रिसीविंग, और डाउरी रिसीव करने के पहले वो वुमेन मर जाती है तो उसके हियर इंटाइटल होंगे, और अगर 7 ईयर के अंदर मर जाती है तो अगर बच्चे हैं तो बच्चे इंटाइटल होंगे, नहीं होंगे तो पेरेंट्स इंटाइटल होंगे। और अगर 1, 2, 3 फेल होता है तो उसे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको फाइन लगाया जाएगा। सेक्शन 7 कहता है कि कॉग्निजेंस कौन लेगा, कॉग्निजेंस नॉट इन्फीरियर MM और JMFC होगा। कब लेगा, ओन नॉलेज, पुलिस रिपोर्ट, एग्रीव पर्सन, रिकॉग्नाइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स ऑफ एग्रीव पर्सन। सेक्शन 8A कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन 3 और 4 के सेक्शन 3 और 4 के अंदर प्रोसिक्यूटेड होने पर एक्यूज, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होगा और अदर में जो है प्रोसिक्यूशन पर होगा। सेक्शन 8A हो गया। 8B क्या कहता है, 8B जो है DPO, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अपॉइंट द DPO फॉर द स्पेशल एरिया। फंक्शन, पावर एंड फंक्शन ऑफ DPO क्या है, टू सी द प्रोविजन और कंप्लाइज, और क्या है, टू प्रिवेंट द टेक, एबिट और डिमांड ऑफ डाउरी। सबसेक्शन 2 का क्लॉज 3 कहता है कि कलेक्ट एविडेंस। ये 3 फंक्शन हो गए DPO के। सेक्शन 9 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने का पावर देता है। सेक्शन 10 जो है स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाने का पावर देता है। ये लिस्ट सेक्शन 9 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेक्शन 10 जो है स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाने का पावर देता है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।